देखिए, तो आपको सिलेबस मिल गया, सभी लोगों को सिलेबस मिल चुका है, और उसके बाद में आपको शपथ पत्र भी मिल गया है। उस शपथ पत्र पर अपना साइन और अपने पिताजी का साइन करवा के ही कहा, नहीं खुद का पिता मत बन जाना। जो लड़का अपने पिताजी की जगह साइन कर रहा है वो समझ लो अपने साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहा है। आप अपने खुद के बाप नहीं बन सकते, समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी गाली आपको लग रही है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ऐसा कतई मत करिएगा। आप अपने पिताजी को शपथ पत्र पढ़वा के उस पर सिग्नेचर करवा के ही लाइएगा। और जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें हम लोग जो है 12 तक सॉल्व कर चुके हैं, 13 तक। 14 नंबर से हमें आपको बताना है। देखिए, प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है, एक चित्र दिया हुआ है, 2 समांतर प्लेटें हैं 14 नंबर में। 14 में प्लस 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 और माइनस माइनस, और इसमें से कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो कि ऐसे हैं। ऐसे, और डायरेक्शन में दे रखा है एक्स और वाई। इसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र है। कैसा वैद्युत क्षेत्र है ये? स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र है। इसमें 3 आवेशित कणों के पथ दर्शाए गए हैं। ये पहला आवेश का पथ है, दूसरे आवेश का पथ है, और ये तीसरे आवेश का पथ है। तीनों इस पथ पर गति कर रहे हैं। आगे कह रहा है तीनों आवेशों के लिए चिन्ह लिखिए। तीनों आवेशों का चिन्ह लिखिए। तो हमें पहले तो बताना है कि आवेश की प्रकृति क्या है, कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, पहले ये डिसाइड करना है। तो बहुत साधारण है, जो धन प्लेट की ओर मुड़ेगा वो ऋण आवेश वाला होगा, और जो ऋण प्लेट की ओर मुड़ेगा वो धन प्लेट वाला होगा, धन आवेशित होगा। तो यहाँ पर ये जो पहला आवेश Q1 और Q2 दो आप देख पा रहे हो, ये दोनों किसकी तरफ खींच रहे हैं? धन प्लेट की तरफ। इसलिए इनकी प्रकृति स्पष्ट हो गई कि ये दोनों क्या है? धनात्मक है, और निगेटिव है, ऋणात्मक है। और ये जो तीसरा आवेश है इसके लिए रेखाएं किधर झुकी हुई है? ऋण प्लेट की तरफ। तो ऋण प्लेट की तरफ आकर्षण किसका होता है? धन का। तो ये जो तीसरा आवेश है उसकी प्रकृति क्या हो गई? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहले पूछा था कि इन आवेशों की प्रकृति क्या है, स्पष्ट हो गया, 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। फिर उल्टा बोल गए, 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव। आगे पूछा है कि इनमें से किस कण का आवेश संहिता अनुपात Q/m का मान अधिकतम होगा? इसमें से किसके लिए Q/m की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये हमें बताना है। तो देखो, जो ये निगेटिव है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पॉजिटिव है वो क्या है? प्रोटॉन है। सब पर आवेश का मान तो बराबर ही होगा। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है। पर प्रकृति में भिन्नता होती है, इलेक्ट्रॉन की ऋण होती प्रकृति और प्रोटॉन की धन होती है। लेकिन जब Q/m आप निकालोगे तो मैक्सिमम किसके लिए मिलेगा, ये पूछा गया है। तो जो प्रोटॉन का मास है वो आप जानते हो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.127 × 10⁻⁻31 kg होता है। इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों में हैवी कौन है, यानी भारी कौन है? ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? प्रोटॉन का है। और आवेश सभी के लिए क्या है? बराबर। अब यहाँ ध्यान दो, Q/m मैक्सिमम किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए होगा या प्रोटॉन के लिए? तो स्वाभाविक है Q/m की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी? किसके लिए होगी? प्रोटॉन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद देखो अगला 15 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E पर विचार कीजिए। वेक्टर E की वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलाम, ये यूनिट है। I कैप लिखा, इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र x डायरेक्शन में है। I कैप होने का मतलब वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ये स्पष्ट हो गया।
कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो इसे पहले चित्र बनाते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में कह क्या रहा है प्रश्न। प्रश्न में ये है, पहले तो हम एक्स अक्ष बना दें और वाई अक्ष बना दें अच्छे से। एक्स और वाई एक्सिस हो गई, और इसमें जेड एक्सिस भी इंक्लूड करना है हमें। तो ये जेड एक्सिस, इसको जेड मान लें और इसको वाई मान लेते हैं। तो ये एक्स वाई एंड जेड 3 डायमेंशन हो गया। जो वैद्युत क्षेत्र है वो 3 × 10⁻³ आई कैप है, यानी एक्स डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया ऐसे, वेक्टर E = 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसमें पहला प्रश्न जो कहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग को लो और उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के क्या है समांतर, यानी एक प्लेन यहाँ हमें बनाना है ऐसे, और ये प्लेन स्क्वायर जैसा होगा जिसकी साइड यानी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये वर्ग हमने बना लिया, और इस वर्ग की भुजा कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। सॉरी, ऐसे इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है। तो फिर तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, प्रश्न में कहा गया है स्क्वायर है। तो इसका एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हम जानते हैं हम क्या सिस्टम में से मीटर में लाना होगा, तो 10⁻⁻⁴ का गुणा करना होगा, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि इससे गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। फ्लक्स कितना गुजरेगा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं। फ्लक्स का मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरेंगी उन्हीं को आप फ्लक्स कहोगे। दैट्स क्लियर। तो ये जो आप वैद्युत क्षेत्र देख रहे हो वो एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब रेखाएं ऐसे एंट्री करेंगी यहाँ से और दूसरी तरफ से ऐसे बाहर निकल जाएंगी, ऐसे 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 ही तो होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। तो मान लो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और एक लंबवत पृष्ठ मैंने ऐसे रखा, तो सारी रेखाएं पृष्ठ में से होकर गुजरेंगी। प्रश्न में पूछा है इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स निकालने के दो रास्ते, एक Q/ε0 गॉसेस लॉ। लेकिन गॉसेस लॉ तो तब लगता जब इस पर आवेश वितरण दिया गया होता, आवेश की मात्रा दी गई होती। क्या आवेश Q का मान दिया है, दिया ही नहीं है। और दूसरा, क्या ये बंद पृष्ठ है, ये तो वर्ग है, बंद है, वर्ग है ना, तो वर्ग एक बंद पृष्ठ तो है नहीं, तो फिर तो गॉस का नियम यहाँ लगेगा नहीं। तो आप गॉस का नियम नहीं लगेगा तो हम इस नियम से फ्लक्स निकाल नहीं सकते। फिर कैसे निकालेंगे फ्लक्स, इस नियम से नहीं निकाल सकते, तो फिर किस नियम से फ्लक्स निकालेंगे। यस, फ्लक्स निकालने के लिए बेसिक कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा और यूज़ करना होगा समाकलन को। फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA, यही तो होता है। अब इसमें हमको जब सॉल्व करते हैं तो परिणाम में क्या आता है, EA cos θ आता है। इसमें हमको E पता है 3 × 10⁻³ है, एरिया पता है, थीटा नहीं मालूम, थीटा ज्ञात कर लेंगे। थीटा क्या होता है, E और A के बीच का कोण होता है। और A क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसका वेक्टर A इसी डायरेक्शन में तो होगा भाई। तो इस तरीके से वेक्टर A और वेक्टर E दोनों समानांतर हो गए कि नहीं। तो थीटा की वैल्यू क्या आई और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरीके से फाई हमें प्राप्त हो जाएगा E दैट इज़ 3 × 10⁻³ एंड एरिया 10⁻⁻²। और मात्रक क्या लिखोगे फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
आंसर होगा 3 इंटू 10⁻³ - 2 का 1 आएगा। 1 को 30 लिख दे डायरेक्ट। 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर हो गया। जानकारी स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड पार्ट इसका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। इसके तल का जो अभिलंब है वो x अक्ष से कितने अंश का कोण बनाता है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? x अक्ष का 60 अंश का अभिलंब का क्या मतलब है वो बताएं, चित्र बनाएं तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्या ये वाला एरिया आ रहा है कैमरे में? ये यहीं तक आ रहा है ना? ये ब्लैंक एरिया आ रहा है। ये देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं चित्र। जो सेकंड बी पार्ट इसका दिया है वो बी पार्ट ऐसे कहा है कि जो प्लेन है, प्लेन यानी जो वर्ग है, उस वर्ग का जो तल है अभिलंब है वह x अक्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। ध्यान देना, ये x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है और अभिलंब किसका दिया है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब, तल का अभिलंब माने तल के लंबवत खींची गई रेखा, और तल के लंबवत खींची गई रेखा का मतलब है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कितना है? x से 60 अंश। तो इसका मतलब ये जो 60 डिग्री दिया है वो कौन सा एंगल है? वो एंगल है वेक्टर a और e के बीच का। ये वेक्टर a है और x डायरेक्शन में वेक्टर e है, और दोनों के बीच में कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। तो cos 60 की वैल्यू क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट 1/2 होता, सॉरी 1/2। तो फिर फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? यस, e इंटू ए इंटू कॉस थीटा दैट इज़ 1/2। तो ई ए की वैल्यू कितनी आई है? 30। तो इसका ये हो जाएगा हाफ, यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर हो गया। और रोटेट करेंगे, जैसे जैसे उस प्लेन को आप रोटेट करोगे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो ये दो प्रश्न थे एक ही में, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। जो प्रश्न संख्या 15 है उसी से रिलेट कर रखा है। कह रहा है अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से अभिविन्यासित है तो उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर है तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा? 10 का 20 कर दिया। तो लेकिन अब की बार वर्ग नहीं है, वर्ग ने एक घन बनाया है। तो आप जानते हो अगर हम एक घन बनाएंगे तो घन एक बंद आकृति है ना, तो जो बंद आकृति है, पहले मेरी बात तो सुनो यार। मासूम अली नकवी, पहले पूरी बात तो सुनो। ये एक घन है, ठीक है? इस घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है। इस घन को क्या किया है, जो x अक्ष के समानांतर वैद्युत क्षेत्र था ना उसमें ला के रख दिया है। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वैद्युत क्षेत्र x अक्ष के क्या है? समांतर है ना ऐसे। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस घन में से गुजर कर बाहर निकलेंगी, ऐसे होंगी कि नहीं? यही तो होना है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि ये जो इसका ऊपरी सिरा आप देख पा रहे हो, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0, क्योंकि वो ऐसे है और क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे होगा। तो इस ऊपरी सिरे से और इसका जो निचला सतह है यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0। जो इसके सामने की सतह है वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 फ्रंट से। और इसके जस्ट बिहाइंड जो सरफेस है या अपोजिट सरफेस जिसे कहते हैं, वहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0। इसकी 4 सतहों से तो फ्लक्स 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं x अक्ष के समानांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो जो इसके सामने पृष्ठ बनेगा उसमें से गुजरेगी।
तो सामने एक पृष्ठ ये हुआ और एक इसके जस्ट बिहाइंड वाला हुआ। बाकी जो इसके ऊपर पृष्ठ है, यहाँ पृष्ठ है, दाएं पृष्ठ है, बाएं पृष्ठ है, उसमें से तो रेखा नहीं गुजरेगी ना। तो बाकी 4 सतहों से तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। ये आमने सामने की 2 सतहें हैं जिनमें से रेखाएं गुजरेंगी। बात समझ पा रहे हो? क्यों जी? कितना फ्लक्स होगा? जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स धनात्मक होगा, सॉरी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव। जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है पृष्ठ से वह फ्लक्स ऋणात्मक, और जो पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है ये होगा धनात्मक। एक तरफ से जितनी रेखाएं प्रवेश कर रही हैं दूसरी तरफ से उतनी ही रेखाएं बाहर निकल जा रही है। तो जितना फ्लक्स धनात्मक होगा उतना ही फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लक्स यानी जो रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं उनके लिए फ्लक्स धनात्मक, और जो पृष्ठ से बाहर निकलती है उनके लिए फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? पूछा गया नेट फ्लक्स बताओ। तो नेट फ्लक्स क्या मिलेगा? 0 0 0 0। 4 पृष्ठ का तो 0 ही है, और इस 5वें पृष्ठ का फाई है, और इस 6वें पृष्ठ का नेगेटिव फाई है। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आई? 0। इसका मतलब इस बंद पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स का मान क्या है? 0 है। यानी यहाँ कोई भी फ्लक्स रेखा हमें प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहीं पे एक और शर्त मैं आपको समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। या एक एक्सटर्नल फील्ड था। ये फील्ड क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। और इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक घन ला करके हमने रखा था, इसलिए नेट फ्लक्स हमें क्या मिला? 0। एक केस ऐसा होता है जो कि अगले प्रश्न में है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। एक केस ऐसा होता है कि जो घन है या घनाभ है, इस घन या घनाभ के केंद्र पर आवेश को रखा जाए। घन या घनाभ के केंद्र पर आवेश रखा हो। अब आप कल्पना करो, अगर इस घन या घनाभ के केंद्र पर आवेश रखा गया है तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तो नेट फ्लक्स 0 आ रहा है, क्योंकि एक फील्ड था उसमें बाहर से लाके हमने क्या किया? बाहर से लाके घन को रख दिया, तो यहाँ तो 0 हो गया। लेकिन अगर घन के केंद्र पर ही आवेश हो तब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सभी पृष्ठों से रेखा मिलेंगी, तब ये परिस्थिति हमको नहीं मिलेगी। रेखाएं इधर भी इंटर करके बाहर आएंगी, यहाँ से भी इंटर करके बाहर आएंगी, ऐसे लंबवत इस सिरे से भी तो बाहर आएंगी, यहाँ से भी बाहर आएंगी। तो आप देखेंगे कि ये ढेर सारी रेखाएं पृष्ठ से बाहर आ रही हैं, और वो भी हर सतह से। 6 की 6 जो सतहें हैं उन सभी सतहों से आपको फ्लक्स रेखाएं मिलेंगी। तब यहाँ नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा, तब यहाँ नेट फ्लक्स क्या होगा? यहाँ का नेट फ्लक्स गॉस के नियम से निकलेगा, Q × 1/ε0, कि इस पूरे पर कितना आवेश है। बात समझ में आ रही है? ये भी तो कह सकते हैं कि उस मूल उस आवेश से जितनी भी रेखाएं निकलेंगी सबको गिना जाएगा, है ना? हाँ तो वही तो हम भी कह रहे हैं। कुछ नया बता रहे हो? अपनी भाषा में आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं। वी हैव टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक। अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं। जो अगला प्रश्न है वो यही है, ये 17 नंबर है। 17 में करा है किसी काले बॉक्स, कैसे बॉक्स? काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है, कितना है? करा नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। नेट फ्लक्स की वैल्यू 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। पहला प्रश्न है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है?
यानी अब की बार इस बॉक्स के भीतर जो आवेश है ना, वो आवेश पूछा गया है आपसे। सेकंड क्वेश्चन है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और ऐसा क्यों करेंगे, कारण भी देना है आपको। तो ये दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं। पहला प्रश्न जो बन रहा है वो क्या है, नेट फ्लक्स दिया है, नेट चार्ज आपसे पूछा गया है, तो पहले चार्ज ज्ञात कर लेते हैं। ए पॉइंट पे चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे भाई, गॉस का नियम, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट चार्ज है हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट फ्लक्स, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 पावर नेगेटिव 12, और फाई की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 पावर 3, और नेट की चार्ज की वैल्यू कूलम, गुणा कर लो। तो 8 पंचे 40, 8 हटाए 64, 64 और 4 68 के 8 हासिल 6, और 8 हटाए 64, 64 6 70, और 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात कितना बचेगा ऋण 9 कूलम, या दशमलव एक डिजिट और आगे करके 7.08 कर दें, और ये 10 पावर नेगेटिव 8 करना पड़ेगा हमें कूलम। ये एक आंसर हो गया। तो पूछा था नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज हमें मिल गया, हमने गॉस का नियम लगाया, नेट चार्ज की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। बात स्पष्ट है। सेकंड बी पार्ट जो पूछा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वो थियोरेटिकल है। बी पार्ट में पूछा है कि मान लो कि ये जो घन आप देख रहे हैं, इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या है 0। नेट फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या है 0 है। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो, आगे कहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्या आप कह सकते हो, यानी इसके जैसे यहाँ पर देखो फ्लक्स था तो बॉक्स के अंदर आवेश है, कह रहा है मान लो फ्लक्स 0 हो, फ्लक्स क्या हो 0 हो, तो क्या आवेश 0 है, तो क्या नेट चार्ज 0 होगा, ये आपको तर्क देना है। बताओ भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आवेश 0 होगा कि नहीं, जबकि फ्लक्स क्या है 0 है। जीरो हो सकता है, आवेश का मान 0 हो सकता है। देखो इसका उत्तर है नहीं। हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। अगर नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आवेश की वैल्यू भी 0 होगी नेट। क्यों, हो सकता है पृष्ठ के अंदर कुछ धन आवेश हो और कुछ ऋण आवेश हो। तो अगर कुछ धन आवेश है और उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश है तो दोनों का प्रभाव क्या होगा 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा 0 हो जाएगा। लेकिन क्या पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनका परिणाम ही 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम उत्तर देंगे क्या नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो सकती है, उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं, नेट चार्ज की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, में भी ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोथ आर अवेलेबल, बोथ आर प्रेजेंट inside the cube, inside the cube। जो क्यूब है उसके अंदर हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो, इसीलिए नेट फ्लक्स की वैल्यू हमको 0 मिल रही हो, बट चार्ज की वैल्यू 0 होगी, या हम 100% नहीं कह सकते। जानकारी स्पष्ट है। तो यहाँ फ्लक्स था तो चार्ज था, फ्लक्स नहीं है अगर तब भी चार्ज के होने की पूरी संभावना है। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स 0 हो गया तो आवेश भी 0 हो जाएगा,
हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आवेश बराबर मात्रा में और विपरीत प्रकृति वाला अंदर होगा पृष्ठ के, इसीलिए हमें फ्लक्स की वैल्यू 0 मिल रही है। बात स्पष्ट है, नोट कर लिया जाए, फिर आगे बताते हैं।